हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले आप अपने एनसीईआरटी बुक में एक पिक्चर देख रहे होंगे अपने फ्रंट पेज पर। तो यह पिक्चर क्या है, किसने बनाया है और इस पिक्चर के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पिक्चर को 1848 में फ्रेडरिक सूरो ने बनाया था, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। और इस पेंटिंग के माध्यम से वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इसे बताने का प्रयास किया था। उन्होंने कुल 4 प्रिंट बनाए थे, जिसमें से ये पहला प्रिंट आपके बुक में दिया हुआ है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को और बहुत सारे लोग, और ऊपर में गॉड गॉडेस सब देख रहे होंगे आप। तो एक्चुअल में ये है क्या चीज, उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया इस पिक्चर के द्वारा। तो उनका जो एक विजन था, जो कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है, यूटोपियन विजन। तो यूटोपियन विजन का अर्थ होता है वैसा विजन, वैसा नजरिया जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। यानी कि इतना आइडियल होता है, इतना अच्छा होता है कोई चीज, जो कि हम अगर वास्तव में कल्पना करें, वास्तव में अगर हम चाहें कि वो चीज हो, तो वो हो ही नहीं सकता है, इतना अच्छा होता है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से गुजर रहे हैं। तो एक्चुअल में वो लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं, यानी कि उनकी पूजा कर रहे हैं। अब आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखे ही होंगे, जानते ही होंगे उनके बारे में, कि उनके एक हाथ में मशाल होता है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन होता है। यानी कि एक बहुत सारे किताब देखे होंगे आपने, तो वो उसमें वहां के जो पुरुष हैं, मैन्स हैं, उनके अधिकारों के बारे में उन किताबों में दिया हुआ है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वह है नेशन स्टेट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नेशन स्टेट होता क्या है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स यानी कि हम किसको कहेंगे नेशन स्टेट, किसी कंट्री को कैसे कह सकते हैं कि वो एक नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट बन गया। तो उस कंट्री में पॉपुलेशन होना चाहिए, उस कंट्री का टेरिटरी होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, सोवरेंटी होना चाहिए और रिकॉग्नाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे फैक्टर हम किसी कंट्री के अंदर देख रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वो नेशन स्टेट है। तो उस समय कुछ स्टेट्स जो थे वो नेशन स्टेट बन चुके थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, स्विट्जरलैंड, जो कि नेशन स्टेट बन चुके थे। लेकिन बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे कंट्री ऐसे थे जो कि नेशन स्टेट अभी तक नहीं बने थे, जैसे कि जर्मनी हो गए, फ्रांस हो गए, ये सारे उस समय नेशन स्टेट नहीं बने थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पिक्चर में उन्होंने ऐसा क्या बनाया कि आप अभी पढ़ रहे हैं, क्या चीज था इस पिक्चर में जो लोगों को, जो उनको इतनी महत्वता मिली, क्या था। तो इस पिक्चर में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि यूटोपियन विजन था उनका, यानी कि वैसा विजन, वैसा नजरिया जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब यूटोपियन विजन क्या था, कैसे था। तो उस समय अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस पिक्चर के माध्यम से उन सारे लोगों को यूनाइटेड कर दिया। यूनाइटेड यानी कि एक साथ दिखा दिया। उन्होंने दिखाया कि अलग अलग कंट्री के लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो आता है फ्रेटर्निटी और यूनिटी का, जो कि आप पढ़े भी होंगे क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो इस पिक्चर के माध्यम से उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट और चीजों को बताया, जो था फ्रेटर्निटी और यूनिटी को। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा और यूनिटी यानी कि एकता। और एक अद्भुत चीज जो इस पिक्चर में उन्होंने बताया वो था जर्मनी के बारे में। जर्मनी को उन्होंने एक कॉमन फ्लैग के द्वारा दिखाया, यानी कि पूरे जर्मनी का मात्र एक ही फ्लैग को उन्होंने इस पिक्चर के द्वारा दिखाया। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि उस समय जर्मनी नेशन स्टेट नहीं बना था। जर्मनी अनेक अनेक हिस्सों में बटा हुआ था। इसके बावजूद भी उन्होंने उस पूरे जर्मनी को एक करके एक झंडा, एक नेशनल फ्लैग दिखाया। तो यह था उनका यूटोपियन विजन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पिक्चर में दिया गया है वह है द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना। सीधे शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें, द लव फॉर आवर कंट्री, जैसे कि हर एक लोग अपने देश से प्यार करता है और इसी प्यार को हम लोग एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं देशभक्ति, यानी कि नेशनलिज्म।
तो उसी चीज को, इसी शब्द को उन्होंने इस पिक्चर के द्वारा बताने का प्रयास किया। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से, इस पिक्चर से आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। 2017 में बोर्ड में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टू विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो बिलोंग। तो बहुत ही सिंपल सा, शुरू में ही मैंने आपको बताया कि फ्रेडरिक सूरो किस कंट्री से थे, तो फ्रांस से। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2013 में पूछा गया, 2013 में, कि नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। यानी कि यहां पर आपको जो है यहां पर लिखना है कि इस प्रिंट को किसने बनाया था, जिसमें उन्होंने नेशन स्टेट के बारे में बताया। तो वो थे फ्रेडरिक सूरो, बहुत ही सिंपल है। और अगला जो प्रश्न जो कि 2012 में पूछा गया सीबीएसई में, कि नेम द पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सूरो इन 1848। तो 1848 में फ्रेडरिक सूरो ने जो पेंटिंग बनाया, उस पेंटिंग का क्या नाम था। तो यहां पर इस प्रश्न में आपको उस पेंटिंग को कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में डिस्क्राइब करना होगा कि उस पेंटिंग के बारे में उसने मतलब उस पेंटिंग से उसने क्या बताने का प्रयास किया। तो यहां पर आपको कुछ बताना होगा उस पेंटिंग के बारे में, जैसे कि उस पेंटिंग में क्या था, कब बनाया था, किसने बनाया था, और उस पेंटिंग के द्वारा वो क्या बताना चाहते थे। तो जैसे कि फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इन सब शब्दों का यूज करना होगा आपको, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक और नेशन स्टेट, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना होगा। तो दोस्तों ये था आज का ये लेक्चर, यहाँ पर समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हैं तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ये जो अगला टॉपिक है आपके बुक का, इसे मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। और इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा, और क्या क्या पूछे जाते हैं ये सारी चीज आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वहां पर बहुत सारे चेंजेज हुए, बदलाव हुए। जैसे कि पहले वहां पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि राजतंत्र था। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां के जो राजा थे, उस राजा को हटाकर लोकतंत्र को लाया गया वहां पर। और भी बहुत सारे चेंजेज हुए। तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं चेंजेज के बारे में, कि वहां पर क्या क्या बदलाव हुए। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह है वहां पर ऐसा क्या चीज था जिसके कारण लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम सब एक हैं, हमारी पहचान एक है, यह भावना उनके अंदर कैसे आई, क्या क्या चीज था। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या लिखना है आपको। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वह है द आइडिया ऑफ ले पैट्री। ले पैट्री यानी कि फादरलैंड। जैसे कि हम लोग अपने भारत को भारत मां कहते हैं, तो उसी तरह वे लोग अपने कंट्री को फादरलैंड कहते हैं, ले पैट्री। और अगला जो पॉइंट है वह है ली सिटीजन, यानी कि द सिटीजन, यानी कि एक जो भावना है सिटीजनशिप की। ये जो विचार उन लोगों के जब माइंड में आया कि हम लोग एक कंट्री के सिटीजन हैं, ली सिटीजन हैं, तब उनके अंदर यूनिटी और नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रांस में एक नया झंडा लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक झंडे से देश का क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। तो जब वहां पर एक झंडा लाया गया, यानी कि एक फ्लैग लाया गया पूरे कंट्री के लिए, तो लोगों में एक यूनिटी की भावना उत्पन्न हुई। जैसा कि हम अपने देश के बारे में ही सोचते हैं, तो हमारे देश में जो हमारा ट्राई कलर है यानी कि तिरंगा है, तो इससे हम लोगों को बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। तो ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी एक फ्लैग लाया गया उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक फ्लैग लाया गया। और जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और जो लॉ था,
वो सारे लॉ को हर जगह एक कर दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हर जगह एक ही प्रकार के लॉ रहे, अगर हर जगह एक ही प्रकार का सिस्टम रहे, एडमिनिस्ट्रेशन रहे, तो लोगों के अंदर अपने आप यूनिटी की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि रीजनल डायलेक्ट्स जो थे, यानी कि जो रीजनल बोलियां थी, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग इलाकों में जो बोलियां बोली जाती थी, तो उन डायलेक्ट्स को, उन बोलियों को डिस्करेज करके एक नया, या फिर कह सकते हैं उनका जो खुद का नेशनल लैंग्वेज है फ्रेंच, उसको इनकरेज किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। तो इससे लोगों में नेशनलिज्म और यूनिटी की फीलिंग्स उत्पन्न हुई। फ्रांस में जो 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था, यह रिवॉल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप के अलग अलग कोनों तक इसका असर हुआ, इसका प्रभाव हुआ। अलग अलग कंट्री जो कि जहां पर कि मोनार्कियल सिस्टम था, वे लोग विरोध करने लगे मोनार्कियल सिस्टम का, जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन सारे जगहों पर इसका असर हुआ। अब जब नेपोलियन की बारी आई, तो नेपोलियन ने वहां पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आया था, उस सिस्टम को फिर से हटा दिया और फिर से मोनार्कियल सिस्टम को अपना लिया। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वह है नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड। नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को खत्म करके बहुत बुरा किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स किए, कुछ ऐसे ऐसे बदलाव किए जो कि यूरोप के लिए, फ्रांस के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। तो वो क्या क्या बदलाव उन्होंने किया, उसी को हम लोग नेपोलियनिक कोड में पढ़ते हैं। और ये बदलाव उन्होंने 1804 में किया था। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या बदलाव किया, क्या क्या रिफॉर्म्स किए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि नेपोलियनिक कोड को हम लोग सिविल कोड भी कहते हैं। तो अगर आपको सिविल कोड लिखा हुआ मिले तो नेपोलियनिक कोड ही वो है। तो यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह है द कोड रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया कि बर्थ के आधार पर, यानी कि जन्म के आधार पर जितने भी लोगों को प्रिविलेज यानी कि फायदे मिलते थे, उन सारे चीजों को हटा दिया। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का जन्म बहुत ही अच्छे घर में हुआ है, बड़े बड़े घर में हुआ है, तो उनको जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज उन्होंने किया वह था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने, जैसे कि हमारे देश में भी है, कानून की नजर में सारे लोग बराबर हैं, तो उसी तरह से वहां पर भी इस व्यवस्था को लाया गया कि कानून की नजर में सारे लोगों को बराबर बताया गया। और जो अगला है वह है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वहां पर, यानी कि संपत्ति का अधिकार, इसको सिक्योर कर लिया गया। यानी कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाएगा। नेपोलियन ने पूरे फ्रांस में यूनिवर्सल लॉ और स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट को फ्रांस के हर एक हिस्से में लागू कर दिया गया। साथ ही साथ एक कॉमन नेशनल करेंसी को भी लाया गया। इससे यह फायदा हुआ कि जितने भी जगह हैं फ्रांस के, वहां पर एक ही तरह का करेंसी और एक ही तरह का वेट और मेजरमेंट यूनिट जो है वो सारे जगह सेम थे। तो लोगों में भेदभाव नहीं होता था। लोग आसानी से अपना काम, अपने सामान को कहीं पर भी एक ही दाम में बेच सकते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया, फ्रांस में लाया। साथ ही साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है एबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज। यानी कि वैसे लोग, वैसे पीजेंट्स जो कि बंधुआ मजदूर थे, यानी कि किसी के अंडर काम करते थे, बंधे हुए थे, फ्री नहीं थे, उनको उन्होंने फ्री कराया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हम लोग नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 के अंदर पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस में सिविल कोड लाया था, जिसे हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इस कोड के तहत उन्होंने
फ्रांस में कई प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, जैसे कि उन्होंने जन्म के आधार पर मिलने वाले प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून की नजर में सारे लोग बराबर होंगे, इसे लाया था। राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने सिक्योर कर लिया। फ्यूडल सिस्टम और गिल्ड रेस्ट्रिक्शन इसे समाप्त कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इसे और अच्छा बनाया गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था एसआई यूनिट को उन्होंने लाया था। तो ये जो नई आजादी थी, इस नई आजादी का किसानों और कारीगरों और खास करके कामगारों ने जमकर स्वागत किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो नया सिस्टम आया है एसआई सिस्टम, इससे उन लोगों को उनके बिजनेस में बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन जिन इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा जमाया था वहां के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में तो फ्रांस की सेना को आजादी के दूत के रूप में देखा गया, जैसा कि आपके किताब में लिखा हुआ है हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि आजादी के दूत के रूप में उन्हें देखा गया। उन्हें लोगों को लगता था कि ये लोग जो हैं, ये जो फ्रांस की सेना है, ये हमें आजादी दिला सकते हैं, ये आजादी दिलाने के लिए आए हैं। लेकिन जल्दी ही लोगों की समझ में आ गया कि इस नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम समाप्त हो गया लोगों का। सारे बदलाव हुए, लेकिन लोगों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों को चाहिए था, जो कि था पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम यानी कि जैसे हम लोग अपने देश के बारे में अगर बात करें तो हमारे देश में हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है, तो यह है हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम। तो वहां पर लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद खत्म कर दी गई। नेपोलियन द्वारा लाए गए प्रशासनिक बदलावों की तुलना में टैक्स में भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना में जबरदस्ती भर्ती अधिक भारी लगने लगे। तो जिसके कारण क्या हुआ कि शुरुआती जो जोश था वो जल्द ही नेपोलियन के प्रति लोग विरोध करने लगे। सारे लोग नेपोलियन के खिलाफ जाने लगे, क्योंकि मतलब जबरदस्ती लोगों की भर्ती की जा रही थी सेना में, जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। तो इस तरह से लोग जो थे उससे नाराज हो गए, उनका विरोध करने लगे। तो ये था कुछ डिमेरिट, यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि नेपोलियन ने क्या क्या अच्छे कदम उठाए और क्या क्या गलत कदम उठाया जिसका कि लोगों ने विरोध किया, तो वहां पर आपको लिखना है कि नेपोलियन ने टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी और सेना में लोगों को जबरदस्ती भर्ती कराने लगा। तो इससे क्या हुआ, लोग उनका विरोध करने लगे। आपके बुक का जो अगला टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन से पहले की क्या स्थिति थी उसके बारे में जानते हैं। 18th सेंचुरी के मिडिल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसा कि हम आज उन्हें जानते हैं। यानी कि अभी जैसे कि हम बात करें जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब एक मतलब अपना एक पहचान है इन राष्ट्रों का, इन देशों का एक अपना पहचान है। लेकिन पहले इन लोगों का उतना कुछ पहचान नहीं था, क्योंकि उस समय सारे जो राष्ट्र थे, सारे जो देश थे, सारे बटे हुए थे, सूबों में, प्रांतों में बटे हुए थे। हर शासक का अपना स्वतंत्र इलाका हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में शक्तिशाली राजाओं के अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। उन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं होती थी। किसी एक खास शासक के प्रति समर्पण ही उन्हें कोई समानता की पुष्टि कराता था। यानी कि उस समय जितने भी लोग थे, अलग अलग राष्ट्रों के जो लोग थे, उनमें कोई समानता नहीं थी। जैसे कि अभी हम अपने देश की ही बात करें तो हमारे देश में कई प्रकार की समानता है। तो उस तरह से उन लोगों में कोई समानता नहीं थी, सारे लोग अलग अलग थे, अलग अलग बोलियां बोलते थे, अलग अलग धर्म के थे। तो लोगों में एक कोई समानता नहीं थी। बस एक ही समानता थी, वह थी कि कोई एक खास शासक के प्रति सारे लोग समर्पित होते थे। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसके द्वारा यूरोप में नेशनलिज्म का कह सकते हैं उत्थान हुआ, जागृत हुआ। तो वो क्या फैक्टर थे? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, यानी कि जो मिडिल क्लास थे उसका राइज होना, वे लोग उठे एक न्यू मिडिल क्लास के रूप में। दूसरा जो था वो था द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का अर्थ होता है आजादी, लिबरल यानी कि आजाद होना। तो ये जो एक आइडियोलॉजी था लिबरलिज्म का, इसका विस्तार हुआ, ये बहुत दूर तक फैला। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। जो तीसरा फैक्टर है वो है द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वियना।
ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। और अगला जो चौथा पॉइंट है वो है द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी। जो क्रांतिकारी थे वे लोग खड़े हुए, जो एरिस्टोक्रेसी थे, राजतंत्र थे, इसके खिलाफ रिवोल्यूशनरीज जो थे वो खड़े हुए और वहां पर नेशनलिज्म का स्टार्ट हुआ, नेशनलिज्म का स्टार्टिंग हुआ। तो आगे जो अगला आपका टॉपिक है वो है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है। एरिस्टोक्रेसी को अगर हम हिंदी में कहें तो कहते हैं हम लोग कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग यानी कि वैसा वर्ग, वैसा ग्रुप जो कि हाई क्लास कह सकते हैं हम, उच्चतम ग्रुप था। यानी कि उन लोगों के पास अपना बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होता था, वे लोग डोमिनेंट थे, यानी कि उनका ज्यादा कब्जा था, उन लोगों के पास ज्यादा पावर था। तो वैसे लोग जो कि ज्यादा उनके पास संपत्ति थी, ज्यादा ई स्टेट था, प्रॉपर्टी था, वैसे लोगों को हम लोग एरिस्टोक्रेसी ग्रुप कहते हैं। यदि हम वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहां पर एक कॉमर्शियल क्लास का उत्थान हुआ। एक नया जो कॉमर्शियल क्लास था उसका उत्थान हुआ। तो जिसके कारण क्या मतलब, इसका उत्थान होने का क्या कारण था, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उस समय आपको बता दें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है बहुत सारे ग्रुप का, बहुत सारे लोगों का मतलब उत्थान हुआ। तो जो नए सोशल ग्रुप्स थे जैसे कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास, तो ये सारे लोग जो थे, ये सारे लोग सामने आए, आगे आए। और जो लिबरल मिडिल क्लास थे, लिबरल यानी कि जो आजाद थे, वैसे मिडिल क्लास, उन लोगों के मन में, उन लोगों के जो विचार था, उनके विचार में यूनिटी की जो भावना है वो सबसे पहले आई। और ये जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो उन लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। यानी कि जो एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थे उन लोगों में ये जो लिबर्टी है, यानी कि आजादी का ये जो एक संदेश है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो आज का ये जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिबरलिज्म के बारे में, लिबरलिज्म क्या होता है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, साथ ही साथ पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, इन सारे शब्दों का आज मैं आपको मीनिंग समझाने वाला हूं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिबरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। तो लिबरलिज्म ये जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द लाइबर से हुई है जिसका अर्थ होता है फ्री। तो लिबरलिज्म का सिंपल शब्दों में अगर हम मीनिंग समझने का प्रयास करें तो लिबरलिज्म का अर्थ होता है फ्रीडम, यानी कि आजादी। अब हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म को समझते हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म यानी कि पॉलिटिक्स के फील्ड में हमें फ्रीडम मिलना। और जो नए मिडिल क्लास थे यूरोप के, वहां के लोगों के लिए लिबरलिज्म का अर्थ था इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून की नजर में सारे लोग बराबर होने चाहिए। और फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, यानी कि सारे लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। और जो अगला चीज है वो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म में ही कि जो गवर्नमेंट बनना चाहिए वो गवर्नमेंट सारे लोगों के मत से बनना चाहिए, यानी कि सारे लोगों के कंसेंट से बनना चाहिए। अगर सारे लोग मानेंगे तभी वो गवर्नमेंट बन सकता है। तो ये था पॉलिटिकल लिबरलिज्म का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो वहां के लोगों के लिए लिबरलिज्म का मीनिंग था ऑटोक्रेसी को खत्म करना, यानी कि वहां पर जो राजतंत्र चल रहा था उस राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करना। और जो क्लर्जिकल ग्रुप जो थे, जो क्लर्जी थे, पादरी ग्रुप, उनको जो प्रिविलेजेस दिए जाते थे, फायदे दिए जाते थे, उन सारे फायदों को, प्रिविलेजेस को समाप्त करना। और उन लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव करेगा। 19वीं सेंचुरी में ज्यादातर जो लोग थे उन लोगों का एक और कॉन्सेप्ट था लिबरलिज्म के प्रति, वो था प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको सिक्योर कर लेना। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून की नजर में सारे लोग बराबर होने चाहिए। इससे यह जरूरी नहीं है कि उसे वोट देने का अधिकार मिल जाए,
यानी कि जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डज नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यदि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि वहां पर लिबरलिज्म तो आया, लेकिन वहां के लोगों के लिए को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन सारे लोगों को नहीं दिया गया। जैसे कि आपको पता ही होगा शायद कि वहां के जो लोग थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वैसे लोग थे जो कि पॉलिटिकल वर्क में पार्टिसिपेट करते थे, यानी कि वोट देते थे। एक्टिव सिटीजन में जैसे कि जो प्रॉपर्टी ओनिंग लोग थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होता था, बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, वो लोग ही केवल वोट दे सकते थे। और वैसे लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास बहुत कम प्रॉपर्टी है, गरीब हैं, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। और बाद में जब जैकोबिन क्लब आया था तो कुछ समय के लिए ही एडल्ट लोग जो थे उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था, कुछ समय के लिए। लेकिन और बाद में जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने अपने जो सिविल कोड ऑफ 1804 था उसके तहत उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम जो था इसे समाप्त कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यानी कि उन्होंने वोट देने का अधिकार तो दिया था, लेकिन सारे लोगों को नहीं दिया था, केवल सीमित लोगों तक ही उन्होंने वोट देने का अधिकार दिया था। तो इससे क्या हुआ, जो लोग थे वो नाराज हो गए, उनके अंदर गुस्सा पैदा हो गया और वे लोग विरोध करने लगे। तो अगर हम 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करें, 19 और 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो लोग थे वे लोग ज्यादातर पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए ही अपनी आंदोलन चला रहे थे। तो ये था पॉलिटिकल फ्रीडम का मीनिंग, पॉलिटिकल लिबरलिज्म का। अब जो अगला आपका टर्म है वो है इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, यानी कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में लिबरलिज्म का क्या मीनिंग होता है, आइए जानते हैं इसको भी। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मीनिंग होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। यानी कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट सारे आजाद होने चाहिए, यानी कि सारे लोगों को बराबर का अधिकार होना चाहिए। जितना अधिकार कोई दूसरे बिजनेसमैन को मिले उतना ही सारे बिजनेसमैन को मिलना चाहिए। यह है इकोनॉमिकल लिबरलिज्म का मीनिंग। और जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे, यानी उन लोगों को अपना जो सामान है उसे बेचने केवल सीमित एरिया में ही वो बेच सकते थे, ज्यादा दूर वे नहीं जा सकते थे। तो इसे हटाना, ये जो एक बैरियर लगा हुआ था, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे स्टेट में बिजनेस करने नहीं जा सकता है, तो इसे हटाना, इसको समाप्त करना, यह था उन लोगों के लिए इकोनॉमिकल लिबरलिज्म का अर्थ। तो आपके बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जर्मन स्पीकिंग रीजन में, यानी कि वैसा इलाका जहां पर कि जर्मन भाषा बोली जाती थी। तो वैसे इलाके में मतलब एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब क्यों जरूरी है, क्या मीनिंग है पॉलिटिकल लिबरलिज्म का, माफ कीजिएगा इकोनॉमिकल लिबरलिज्म का क्या मीनिंग है, ये वहां पर बताया गया है। तो जानते हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, समझिएगा इसको। कि जब नेपोलियन का शासन था तो उस समय बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट मिलकर एक कॉन्फेडरेशन बनाए, यानी कि एक संघ बनाए। कॉन्फेडरेशन का अर्थ होता है संघ, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट मिलकर एक संघ बना दिए। अब यहां पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जितने भी 39 स्टेट थे, हर एक स्टेट में उन लोगों का अपना अपना वेट मेजरमेंट होता था, यूनिट अलग अलग होता था, और हर एक स्टेट से गुजरने पर मतलब आपको टैक्स देना पड़ता था। जैसे कि अपने ही देश की बात करें तो अगर हम कहीं पर जाते हैं, कोई दूसरे स्टेट में कोई सामान ले जाते हैं, तो पहले हमको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन शायद अब नहीं है। तो वहां पर भी बिल्कुल वैसा ही सिस्टम था कि जैसे अगर आपको कोई सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आपको पहुंचाना है तो वहां पर आपको टैक्स भरना होगा उस स्टेट को। तो यहां पर क्या होता था, कुछ लोग जो जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि 1833 में हैमबर्ग से अगर आपको न्यूमनबर्ग कोई सामान आपको पहुंचाना है, बेचने के लिए जाना है, मान लीजिए हैमबर्ग से न्यूमनबर्ग, तो इसके लिए आपको 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना होगा, यानी कि 11 बार आपको टैक्स देना पड़ेगा। और लगभग मतलब समझिए आपका 5% जो है टैक्स जो है वो आपको हर एक स्टेट में आपको देना होगा। तो जरा आप सोच सकते हैं
कि बिजनेसमैन लोगों को कितना दिक्कत होता था, कितना प्रॉब्लम होता था कोई सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए। और जो टैक्स लिया जाता था वो आपके वेट, यानी कि आप कितना सामान ले जा रहे हैं, उसका कितना वेट है, इसके अनुसार पर लिया जाता था। और हर एक स्टेट का अपना अपना अलग यूनिट था, मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो अलग अलग था। तो इससे क्या होता था, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्स लेता था। सेम ही सामान का, जितना आपका वेट है, सामान ले जा रहे हैं, उसी सामान का अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्स लेता था। आपके बुक में एक और छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कपड़े के बारे में, यानी कि कपड़े को जो नापते हैं वो वहां का जो यूनिट था वो था LA। अब इसमें जरा गौर कीजिएगा, जो लिखा हुआ है कि ये जो यूनिट था, ये यूनिट हर जगह पर बढ़ता घटता रहता था। यानी कि जैसे कि एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया हुआ है कि अगर आप कोई कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदते हैं तो मान लीजिए कि आप 54.7 यानी कि 54.7 सेंटीमीटर का कोई कपड़ा खरीदते हैं। अब वही कपड़ा जब आप मेंज पहुंचते हैं तो उसी कपड़े का वहां पर जो लेंथ है वो बढ़कर 55.1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यानी कि कपड़ा का लेंथ सेम है, लेकिन जगह बदलते ही उसका जो मेजरमेंट है, लंबाई है, वो बदल गया। वही कपड़ा अगर आप न्यूरेमबर्ग पहुंचते हैं तो वहां पर 65.6 सेंटीमीटर हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर आप फ्राइंगबर्ग पहुंचते हैं तो उसी कपड़े का लेंथ जो है वो घटकर 53.5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यानी कि एक जो यूनिट होना चाहिए, प्रॉपर यूनिट, उस यूनिट की वहां पर कमी थी। अब जो न्यू इकोनॉमिकल क्लास थे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, क्योंकि ये जो फ्लैक्चुएशन था, दाम बढ़ते घटते रहता था, मेजरमेंट बढ़ते घटते रहता था, तो इससे उन लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने गुड्स, कैपिटल और पीपल का मूवमेंट के लिए, यानी कि हर जगह हर एक स्टेट में अच्छी तरह से उसका मूवमेंट हो सके, पहुंच सके, तो उन लोगों ने क्या किया, एक संघ बना लिया, यानी कि कस्टम यूनियन। 1834 में एक कस्टम यूनियन बना लिया, जिसे हम लोग जुलेवरिन भी कहते हैं। और ये जुलेवरिन, ये जो शब्द है, इससे बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है कि जुलेवरिन क्या है, व्हाट वाज जुलेवरिन, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। तो आपको बता दें कि आपको लिखना है कि 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसको हम लोग जुलेवरिन भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा बनाया गया, मतलब यहां पर प्रसिया, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की वो प्रसिया ने की, और बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट इसमें मिल गए। अब ये जो जुलेवरिन बना था, इसने क्या क्या कदम उठाए, इंपॉर्टेंट कदम क्या क्या इसने किया, तो वो था, सबसे पहले इसने टैरिफ बैरियर को समाप्त कर दिया। टैरिफ बैरियर यानी कि एक स्टेट से अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है तो आपको वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये चीज उसने समाप्त कर दिया। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कदम इसने उठाया वो था करेंसी को इसने घटा दिया, यानी कि जो पहले 30 करेंसी होता था, अब उस 30 करेंसी को इसने रिड्यूस कर केवल 2 करेंसी बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ, यानी कि ज्यादा विभिन्नताएं नहीं हुई। और फिर बाद में रेलवे को भी बढ़ाया गया, रेलवे जो था उसे और ज्यादा बढ़ाया गया। इससे क्या हुआ, मोबिलिटी में लोगों को आसानी हुई, यानी कि लोग जो थे उन लोगों को अगर एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाना है तो रेलवे के द्वारा आसानी से अपने सामान को पहुंचा सकते थे। तो आज का ये जो वीडियो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि इसमें मैं आपको ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसके बाद मैं आपको ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटिज्म का मतलब समझते हैं। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करें कंजर्वेटिज्म को, तो कंजर्वेटिज्म का अर्थ होता है रूढ़िवादी सोच। यानी कि कुछ लोग हमारे सोसाइटी में वैसे होते हैं जिनका की सोच बहुत पुराना होता है, वे लोग पुराने रीति रिवाज को मानते हैं, वे लोग नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी में कोई जल्दी से बदलाव हो। यानी कि उन लोगों का जो थिंकिंग होता है वो बहुत पहले जैसा होता है, बहुत पुरानी पुरानी चीजों को वो लोग मानते हैं। तो वैसे लोगों के थिंकिंग को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिज्म, और वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव्स। 1815 में
जब नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू की लड़ाई में हार हो गई तो उसके बाद पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म, ये जो फिलॉसफी था, ये बहुत ज्यादा फैल गया, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या हुआ होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंजर्वेटिव लोग जो होते थे, उन लोगों का थिंकिंग होता था कि मोनार्की जैसे हो गया, चर्च हो गया, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सारी चीजों को वो बचाना चाहते थे। यानी कि अपने पुराने रीति रिवाज जो चर्च हो गए, जैसे कि मोनार्कियल सिस्टम हो गया, इन सारी चीजों को वो चाहते थे कि प्रिजर्व करके रखें। अब यदि सोसाइटी में कोई व्यक्ति ग्रेजुअल चेंज नहीं चाहता है, वो चाहता है कि क्विक चेंज आए, यानी कि तुरंत चेंज आए, तो वहां पर कंजर्वेटिज्म हावी हो जाता था। अब अगला जो आपके बुक का टॉपिक है वो है ट्रीटी ऑफ वियना। और ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग हर एक बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। यदि हम 1815 की बात करें तो 1815 में बड़े बड़े कंट्री जैसे कि ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे कंट्री एक साथ मिल गए ताकि वे लोग वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा सके। और वैसा ही हुआ, वे सारे लोग मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। अब जब नेपोलियन हार गया तो उसके बाद उसके साथ संधि किया गया, यानी कि एक ट्रीटी किया गया। यानी कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके बाद हारने वालों के साथ एक संधि किया जाता है। तो इसी संधि को हम लोग, इसी ट्रीटी को हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं, जो कि 1815 में हुआ था। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस ट्रीटी का हेड कौन था, यानी कि इस ट्रीटी को किसने होस्ट किया था। तो वहां पर आपको लिखना है चांसलर ड्यूक मेटरनिक। चांसलर ड्यूक मेटरनिक जो थे उन्होंने ही इस ट्रीटी को होस्ट किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। अब हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना के मेजर पॉइंट्स को जानते हैं कि उस ट्रीटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस ट्रीटी के, इसके बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जो बुर्बन डायनेस्टी था, यानी कि जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो उससे पहले 1789 से पहले वहां पर बुर्बन डायनेस्टी था। तो ये जो बुर्बन डायनेस्टी था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक तरह से समाप्त हो गया था। तो फिर से जब 1815 में ये ट्रीटी हुआ तो उसमें ये बुर्बन डायनेस्टी को फिर से वापस लाया गया, फिर से इसको पावर दे दिया गया। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध करके जितने भी जमीन पर अपना कब्जा किया था उन सारे जमीनों को, उन सारे जगहों को फिर से वापस छीन लिया गया उससे, फ्रांस से। अगला जो पॉइंट है, फ्रांस का जो बाउंड्री था तो उस चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ अलग अलग स्टेट को सेट कर दिया गया, यानी कि अलग अलग कंट्रीज को चारों तरफ फैला दिया गया ताकि अगर फ्यूचर में फ्रांस चाहे भी कि अपने जमीन को और बढ़ाया जाए और कब्जा किया जाए चारों तरफ से, तो वो फ्यूचर में नहीं कर पाए। तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि प्रसिया को वेस्टर्न पार्ट में लगा दिया गया, ऑस्ट्रिया को नॉर्थर्न इटली पार्ट में लगा दिया गया। तो ये सब कुछ ऐसे ही कंट्री थे जहां जो मतलब कि पावरफुल सब कंट्री जो थे उन सारे कंट्रीज को फ्रांस के चारों बाउंड्री की तरफ लगा दिया गया ताकि फ्रांस जो है वो अपने फ्यूचर में अपने अगर चाहे खुद को एक्सपेंड करना अपने जमीन को तो वो नहीं कर पाए। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ट्रीटी से रिलेटेड वह है कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया था 39 स्टेट्स का नेपोलियन के द्वारा, उसको छुआ नहीं गया, यानी कि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। उसे जैसा पहले जैसा था वैसा ही रहने दिया, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अगला जो पॉइंट है वह है कि रसिया जो था उसको पोलैंड का कुछ हिस्सा दिया गया, यानी कि जितने भी कंट्री इस ट्रीटी में पार्टिसिपेट किए थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, सारे कंट्री को कुछ ना कुछ हिस्सा मिल रहा था। तो रसिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया, प्रसिया को जर्मनी का जो एक पार्ट है सैक्सोनी वो दे दिया गया, यानी कि जितने भी कंट्री थे उन सारे को कुछ ना कुछ फायदा मिला। अब हम जब समझते हैं कि ये जो ट्रीटी हुआ था इस ट्रीटी का मेन मकसद क्या था, वो चाहते क्या थे इस ट्रीटी से। तो उनका जो मेन मकसद था वो था जो मोनार्कियल गवर्नमेंट था, मोनार्कियल सिस्टम था, राजतंत्र, उस राजतंत्र को फिर से वापस लाना जिसको कि नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। उस राजतंत्र को, उस मोनार्कियल सिस्टम को फिर से यूरोप में वे लोग लाना चाहते थे
और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में स्थापित करना चाहते थे। तो उन लोगों का सबसे जो इंपॉर्टेंट मकसद था, इंटेंशन था, वो यही था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है, गवर्नमेंट जो है, इसे फिर से पूरे यूरोप में लाया जाए। लेकिन जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन लोगों का कुछ अलग ही विचार था। वे लोग चाहते थे कि नेशन स्टेट बनाया जाए। नेशन स्टेट, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि वे लोग चाहते थे नेशन स्टेट बनाया जाए। कौन से लोग? जो लिबरल नेशनलिस्ट थे। तो ये लोग मोनार्कियल फॉर्म को अपोज कर रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि वे यूरोप में नेशन स्टेट को लाया जाए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रीटी ऑफ वियना से रिलेटेड। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में, जो कि 1815 में हुआ था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें, तभी आपको ये जो अगला टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज, ये समझ में आएगा। तो इस टॉपिक के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है गैसेपी मेजनी का। और गैसेपी मेजनी के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, या तो शॉर्ट नोट्स पूछेगा या फिर इसके बारे में कह देगा कि ये कौन था, इन्होंने क्या क्या काम किया। तो इस पर आधारित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि आपको शायद याद हो कि 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, उस ट्रीटी के तहत मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फिर से फ्रांस में लाया गया था। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, यानी कि जो कि आज़ादी का समर्थन करते थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और उन लोगों ने कैसे विरोध किया? तो उन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट किया। अब सीक्रेट सोसाइटी क्या होता है? तो सीक्रेट सोसाइटी यानी कि गुप्त संगठन। बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने क्या किया, एक अपना ग्रुप बनाने लगे, जो कि किसी की नजर में नहीं आते थे, सीक्रेट रहते थे हमेशा। वैसे ग्रुप को हम लोग सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं। अब उन लोगों का जो आइडिया था, मेन आइडिया क्या था, ये जो सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे, इन लोगों का मेन आइडिया क्या था, इस पर बात करते हैं। उन लोगों का जो मेन आइडिया था वह था जो मोनार्कियल फॉर्म ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा लाया गया है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाना और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ना। यह उन लोगों का मेन मकसद था। इसलिए उन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी थे, यानी कि क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों का एक और कॉन्सेप्ट था। वे लोग और एक चीज चाहते थे, वो था नेशन स्टेट को बनाना। अगर आपने नेशन स्टेट के बारे में अभी तक नहीं सुना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर इसके बारे में जान सकते हैं। तो अगला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गैसेपी मेजनी के बारे में। तो गैसेपी मेजनी कौन था? तो गैसेपी मेजनी एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था, यानी कि इटली का एक क्रांतिकारी था। और इनका जन्म जेनोवा में 1807 में हुआ था। अब ये हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इन्होंने इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, इसके बारे में जानते हैं। तो इसने क्या किया, सबसे पहले कार्बोनरी, ये जो एक सीक्रेट सोसाइटी है, उसको ज्वाइन किया, उसका एक मेंबर बन गई है। और इनके बारे में जो लिखा हुआ है कि 24 साल की उम्र में, यानी कि जब ये 24 ईयर्स ओल्ड थे, तो उस समय इसे जेल भेज दिया गया। कब? 1831 में। क्यों भेजा गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, लाइगुरिया, एक यूरोप में एक प्लेस है लाइगुरिया, तो वहां पर इन्होंने क्या किया था, रिवॉल्यूशन के लिए अटेम्प्ट कर दिया था, यानी कि वहां पर एक आंदोलन करने का प्रयास किया था। तो इसलिए इसे क्या किया गया, जेल भेज दिया गया। अब जब ये जेल से बाहर निकले तो इन्होंने क्या किया, दो और जो है सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया, दो और सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाया। तो वो दो सीक्रेट सोसाइटी कौन थे, क्या थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि नेम द सीक्रेट सोसाइटी फाउंड बाय द गैसेपी मेजनी। तो ये क्या था सीक्रेट सोसाइटी? तो उसका नाम है यंग इटली, और ये कहां पर बना था, मार्सिल्स में। और दूसरा जो है वो है यंग यूरोप, ये कहां पर बना था, बर्न में। बर्न कहां पर है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल। तो ये दो जो है सीक्रेट सोसाइटी, ये किसने बनाया था, गैसेपी मेजनी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और इन सीक्रेट सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, ये कहां के मेंबर्स थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारे जो स्टेट थे, वहां के लाइक माइंडेड पीपल इसके मेंबर थे, यानी कि एक तरह की विचारधारा वाले लोग
यानी कि उन लोगों का विचारधारा क्या थी कि हमें आज़ादी चाहिए, ये जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया गया है इसे समाप्त करना है। वैसे लोग इन ग्रुप्स के, इन सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। ये जो गैसेपी मेजनी थे, इनका एक बिलीफ था, इनका कुछ मानना था। क्या मानना था? ये आपके जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन हो। वो चाहते थे कि इटली को वो एक कर दे, यानी कि उस समय क्या था, इटली की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे। तो उनका मानना था कि वो इन सारे स्टेट्स को मिलाकर एक यूनिफाई करके एक कंप्लीट इटली को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली जब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तो वहां पर भी मैं आपको इसके बारे में और आगे डिटेल में बताऊंगा। और ये जो गैसेपी मेजनी का मॉडल था कि सीक्रेट सोसाइटी को बनाना, ये मॉडल सिर्फ इटली और उसके अगल बगल मतलब जो प्रदेश थे, जो देश थे, केवल वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इन सारे जगहों पर इस मॉडल का स्वागत किया गया। बहुत सारे लोगों ने इस मॉडल को अपनाया, सीक्रेट सोसाइटी बनाया। जब गैसेपी मेजनी इतना कुछ कर रहे थे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग उसका अपोज भी कर रहे थे। तो कैसे लोग उनका अपोज कर रहे थे? जो कंजर्वेटिव्स थे। जैसे कि आपके बुक में एक नाम दिया हुआ है ड्यूक मेटरनिक। तो ये जो था, ये कौन था? ड्यूक मेटरनिक एक कंजर्वेटिव था, यानी कि उनकी विचारधारा कैसी थी? कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी सोच था उनका। और आपके बुक में जैसा लिखा हुआ है कि जो ड्यूक मेटरनिक था उसने एक स्टेटमेंट कहा था, किसके लिए? गैसेपी मेजनी के लिए। तो क्या कहा था? द मोस्ट डेंजरस इनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। तो ये किसको कहा था उसने? जो गैसेपी मेजनी है उसको कहा था, क्योंकि ये जो ड्यूक मेटरनिक है ये उसके खिलाफ था, इसकी विचारधारा उससे अलग थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी हमारे वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी कुछ सीख सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। इस टॉपिक को मैं आपको दो भाग में बताऊंगा। सबसे पहले 1830 का ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसे हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। फिर आपको 1848 का जो रिवॉल्यूशन था उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, और इस ट्रीटी का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था बुर्बन डायनेस्टी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय इसका पावर खत्म हो गया था, वो फिर से ट्रीटी ऑफ वियना के बाद पावरफुल बन गया। तो जैसे जैसे ये और पावरफुल बनते जा रहा था तो दूसरे तरफ से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, जो आजादी की मांग कर रहे थे, तो वो इनके खिलाफ आवाज उठाने लगे, वो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। तो उनमें कौन सारे लोग थे? तो उनमें थे प्रोफेसर, जो स्कूल के टीचर हो गए, जो क्लर्क हो गए, जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, वो सारे लोग इनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो जैसे कि आयरलैंड, पोलैंड, जर्मन स्टेट्स जो हो गए, इटालियन स्टेट्स हो गए, तो इन सारे जगहों पर इनके खिलाफ आवाज उठाया जाने लगा। और पहला विद्रोह जो हुआ ये जुलाई 1830 को फ्रांस में हुआ, इसीलिए हम लोग इसको जुलाई रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। और ये 1830 में हुआ था। कहां पर हुआ था? फ्रांस में, सबसे पहला विद्रोह। और इसमें हुआ क्या था समझिएगा। इस रिवॉल्यूशन के बाद जो हुआ था कि बुर्बन डायनेस्टी, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद पावरफुल बन गया था, उसके हाथ में पूरा पावर आ गया था, उसको क्या किया? जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने क्या किया? मिलकर एक साथ मिले और उसकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया, यानी कि उसका जो पावर था फिर से उससे उनका पावर छीन लिया गया। और इसके जगह पर वहां पर क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, इसको लाया गया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, इसका हेड कौन था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाम है, इस नाम को आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो हेड था वो था लुइस
फिलिप, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगला जो आपके बुक में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसने कहा था और इसका मीनिंग क्या है, उसने क्यों कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, इसको समझिएगा, बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो स्टेटमेंट है वो है, व्हेन फ्रांस स्नीजेज मेटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। ये जो ड्यूक मेटरनिक है, जो कि एक कंजर्वेटिव था, यानी कि रूढ़िवादी विचार के थे, इसने एक बार कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर आपको याद हो तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इस रिवॉल्यूशन का जो असर हुआ था, यह ना केवल फ्रांस में हुआ था बल्कि पूरे यूरोप में हुआ था। पूरा यूरोप इक्वालिटी, फैटर्निटी, ये सारे जो टर्म थे इससे रूबरू हुए थे, इसको जाने थे। और बाद में फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में नेपोलियनिक कोड को लाया था, तो इसका जो असर था, इसका जो इफेक्ट था, वो भी पूरे यूरोप में था, ना केवल फ्रांस में था। उन्होंने जो बहुत सारे बदलाव किए थे, तो वो बदलाव का जो असर था वो ना सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित था बल्कि अनेक और जो स्टेट्स थे, जो अनेक कंट्रीज थे, वहां तक इसका असर हुआ। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाता है। और अब जब ये जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में 1830 में, तो इसका भी असर केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि जो बेल्जियम था, वहां की जो कैपिटल है ब्रुसेल, वहां तक इस रिवोल्ट का, इस क्रांति का प्रभाव देखा गया। और इसके बाद एक और जो यूनाइटेड किंगडम है, वहां पर भी इसका प्रभाव देखा गया। वहां पर क्या हुआ, नेदरलैंड जो था वो यूनाइटेड किंगडम से इस क्रांति के बाद, इस विद्रोह के बाद क्या हुआ, अलग हो गया। तो ये था कुछ इफेक्ट्स, यानी कि जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ कहां पर, फ्रांस में, उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, उससे और सारे कौन कौन से जगह प्रभावित हुए। अब अगला जो टॉपिक है आपके बुक का वो है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। और ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस से आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो इसे समझते हैं। अच्छा, एक बात और कि हम लोग ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है। तो जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, इसका जो प्रभाव हुआ, इसका जो असर हुआ, जो नेशनलिस्ट का फीलिंग था, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना, यह भावना पूरे यूरोप तक लोगों को प्रभावित किया। पूरे यूरोप के लोगों को इसका कुछ ना कुछ असर हुआ, इस ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो इसके बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि ग्रीस जो था, यह कंट्री जो है ग्रीस, ये एक ऑटोमन अंपायर, यानी कि वहां पर भी बहुत पहले से एक अंपायर, एक शासन चलता था ऑटोमन का, ठीक है। और ये कब से चलता था, 15th सेंचुरी से ही वहां पर इसका शासन चल रहा था। और जैसे जैसे वहां के लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग आने लगा, धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना आने लगी, तो उन लोगों ने क्या किया, ऑटोमन अंपायर के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगा। और यह लड़ाई उन लोगों ने कब स्टार्ट किया, 1821 में, 1821 में उन्होंने यह लड़ाई स्टार्ट किया। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि केवल 11 साल के अंदर ही ग्रीस जो था वो आजाद हो गया ऑटोमन अंपायर से, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब जो नेशनलिस्ट लोग थे, यानी कि जो ऑटोमन अंपायर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनका साथ किसने किसने दिया। तो उनका जो साथ था, जो एग्जाइल में थे, यानी कि जो जेल में बंद थे, यानी कि कैदी के रूप में बंद पड़े हुए थे, बहुत सारे जो एंशिएंट लोग थे, जिनको कि अपने कल्चर से बहुत प्यार था, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति सभ्यता से जिनको प्यार था, वे सारे लोग जो कि बंदी बने हुए थे, उन लोगों ने इनका साथ दिया। किनका, नेशनलिस्ट लोगों का, यानी कि ऑटोमन अंपायर को खत्म करने के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में वहां के जो पोएट्स थे, कवि, आर्टिस्ट जो थे, कलाकार सब, ये सारे लोग, उन लोगों ने भी साथ दिया। जैसे कि एक लॉर्ड ब्रायोन थे, इंग्लिश पोएट, उन्होंने वहां पर साथ दिया। उन्होंने क्या किया, एक फंड बनाया ताकि वे इस युद्ध में कुछ मदद कर सके। और बाद में वे खुद जो हैं लड़ाई लड़ने के लिए चले गए। एक पोएट जो है वो खुद लड़ाई लड़ने के लिए चले गए। तो इसलिए ये जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये इंपॉर्टेंट था। और अंत में क्या हुआ, 1832 में, यानी कि 1832 में एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ,
ग्रीस जो था वो इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। यानी कि ग्रीस जो था उसने क्या किया था, 1821 में अपनी लड़ाई स्टार्ट की थी और 1832 आते आते यानी कि 11 साल के अंदर ही उसने क्या किया, मतलब अपने देश को, अपने जो ग्रीस था उस जगह को ऑटोमन अंपायर से आजाद करा दिया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये जो लेक्चर है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में यानी कि अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। यहां पर मैं आपको एक नया टर्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है रोमांटिसिज्म, इसके बारे में आपको समझाऊंगा और बहुत ही मजा आएगा उसको समझने में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म को। और ये जो टॉपिक है रोमांटिसिज्म, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग हर एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रोमांटिसिज्म क्या होता है इसे समझते हैं। रोमांटिसिज्म का अर्थ होता है कल्चरल मूवमेंट, यानी कि रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था। अब कल्चरल मूवमेंट क्या होता है, सांस्कृतिक आंदोलन, यानी कि यह एक ऐसा आंदोलन था जहां पर कि संस्कृति को, वहां के कल्चर को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। और जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे उन लोगों का क्या थिंकिंग था, उन लोगों का थिंकिंग होता था कि वार और जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते थे, कौन करते थे, जो राजा हुआ करते थे उस समय के, वे लोग क्या करते थे, बड़े बड़े जमीन को, दूसरे के जमीन को अपने अंडर कर लेते थे और बहुत ज्यादा युद्ध करते थे। और इससे मतलब ये क्यों करते थे वे लोग, ताकि वो बता सके अपने कंट्री के लोगों को कि हम बहुत पावरफुल हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग ला सके। लेकिन जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन लोगों का थिंकिंग इनसे कंप्लीटली अलग था। उन लोगों का थिंकिंग क्या था कि वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों के अंदर नहीं आ सकता है। तो अब बात आती है कि किससे जो है नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में आ सकता है। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे उन लोगों का मानना था कि जो कल्चर है, यानी कि किसी भी कंट्री की जो संस्कृति है, वहां की जो हिस्ट्री है, ग्लोरीफाई हिस्ट्री है, यानी कि जैसे अपने ही देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश का जो इतिहास है वो इतना सुंदर है, वो इतना क्या कह सकते हैं हम, ग्लोरीफाइड है, इतना अच्छा है, जहां पर कि हमारे पूर्वजों ने अपने देश को आजाद करने के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये हम लोगों का जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा हेरिटेज है, विरासत है, ये इसके द्वारा जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग लाया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं रोमांटिसिज्म। किसी भी कंट्री का आर्ट, वहां की पोइट्री, वहां के स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारे चीज वहां के लोगों में नेशनलिस्ट का फीलिंग लाने में मदद करता है। यानी कि राष्ट्रीयता की ये जो भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, ये भावना युद्ध से, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, यानी कि दूसरे के जमीन पर कब्जा करने से नहीं आती है, बल्कि वहां की जो पोइट्री है, वहां की जो कहानियां हैं, वहां का जो फोल्क म्यूजिक है, इनसे आती है। ये था एक जो रोमांटिक आर्टिस्ट होता है उसका थिंकिंग। और जो एक बात आपके बुक में दिया हुआ है कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे उन लोगों का क्या थिंकिंग था, एक और जो थिंकिंग दिया हुआ है कि जो कॉमन कल्चरल पास्ट है, यानी कि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो कल्चर है, जो कि बहुत पुराना कल्चर है, संस्कृति जो है, वो किसी भी देश को बनाने का आधार हो सकता है। यानी कि अगर किसी भी देश को अच्छा बनाना है, बहुत ही मजबूत बनाना है, उसका निर्माण करना है, तो उसका जो आधार होना चाहिए वो वहां की कल्चर होना चाहिए, वहां की संस्कृति होनी चाहिए, वहां की विरासत होनी चाहिए। ये होता है एक रोमांटिक आर्टिस्ट का थिंकिंग। अब जो आपके बुक में एक रोमांटिक आर्टिस्ट के बारे में दिया हुआ है, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, उनका नाम है जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। इनका जन्म 1744 में हुआ था और इनका मृत्यु जो है वो 1803 में हुआ था। तो इनके बारे में जानते हैं ये कौन थे और इनके बारे में क्या क्या दिया हुआ आपके बुक में, इनको भी जानते हैं। तो इनका जो थिंकिंग था वो ये था कि जर्मनी में वहां की जो कल्चर है, जो वहां की संस्कृति है, उनसे क्या, वहां की संस्कृति से वहां के लोगों में नेशनलिस्ट का फीलिंग लाया जा सकता है। और उन्होंने कॉमन पीपल को दास वोल्क कहा, यानी कि जो कॉमन सब लोग हैं जिनको कि पढ़ना लिखना नहीं आता है, अब उनके अंदर नेशनलिस्ट का फीलिंग कैसे लाया जा सकता है। तो वहां का जो फोल्क म्यूजिक है, फोल्क डांस है, यानी कि जो
लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, उसके द्वारा उन लोगों के अंदर नेशनलिस्ट का फीलिंग लाया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग उस समय जो कि पढ़े लिखे नहीं होते थे और बहुत ज्यादा नंबर में होते थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती थी, तो उनको कैसे समझाया जाए नेशनलिस्ट क्या होता है, माफ कीजिएगा, नेशनलिज्म क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर कैसे लाई जा सकती है। तो अगर उन लोगों को एक मूवी के रूप में इन सारी चीजों को बताया जाए, डांस के रूप में, अगर ड्रामा के रूप में उन लोगों को उनके इतिहास के बारे में बताया जाए कि उनका इतिहास कितना गौरवपूर्ण था, उनका इतिहास कितना ग्लोरीफाइड था, तो उनके अंदर भी नेशनलिज्म का फीलिंग आ सकता है। तो यह था उनका थिंकिंग। अब जो आपके बुक में अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है पोलैंड के बारे में। पोलैंड जो एक देश था, उस पर 3 कंट्री, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया, ये तीनों कंट्री उस पर कब्जा करना चाहते थे। तो हुआ क्या कि ये तीनों कंट्री, जो ग्रेट पावर्स इनको कहा जाता है, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया को, इन तीनों कंट्री ने मिलकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया और 18वीं सेंचुरी खत्म होते होते पोलैंड पूरा बिखर गया, यानी कि अलग हो गया, पोलैंड को अलग कर दिया गया। लेकिन अलग होने के बावजूद भी वहां के लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग अभी भी जिंदा था। और ये नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे जिंदा था उनके अंदर? तो वो वहां के म्यूजिक, फोल्क म्यूजिक जो था, लोकगीत, और वहां का जो पॉलिश लैंग्वेज था, इन दोनों चीजों से वहां के लोगों के अंदर अभी भी नेशनलिज्म का फीलिंग जिंदा था। आपके बुक में उदाहरण के तौर पर एक आर्टिस्ट का नाम दिया हुआ है, कैरोल करपिंस्की। तो ये कौन थे? इसने क्या किया कि अपने ओपराज और म्यूजिक, इसके द्वारा और फोल्क डांस के द्वारा, यानी कि लोक नृत्य जो था, वहां का जो लोकगीत था, कहां का? पोलैंड का, तो इसको जो है लोगों को मतलब सुनाकर, उसे दिखाकर, डांस दिखाकर लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग भरा। किसने? कैरोल करपिंस्की ने। किसी भी देश में वहां की जो राष्ट्रीय भाषा होती है, यानी कि हमारी जो खुद की अपनी भाषा होती है किसी भी देश की, तो वो भी वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में, वैसे तो अभी हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा जो है ये बहुत ही पॉपुलर है। और एक तरह से जब कोई व्यक्ति हिंदी भाषा में आपस में बात करता है तो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। तो ठीक उसी प्रकार से किसी भी देश में वहां की जो खुद की अपनी भाषा होती है, तो वो भी वहां के लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको समझते हैं कैसे। तो ये जो पोलैंड था, जिस पर कि 3 ग्रेट पावर, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया, इन तीनों का नजर था पोलैंड पर। और बाद में क्या हुआ? रसिया ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। अब जब रसिया ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया तो उसने क्या किया? रसिया ने रसियन लैंग्वेज को पोलैंड के जितने भी स्कूल हैं वहां पर कंपलसरी कर दिया। यानी कि पोलैंड के जितने भी स्कूल हैं वहां पर क्या होगा कि जो वहां के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो रसियन लैंग्वेज में ही पढ़ाई करेंगे और स्कूल के बाहर क्या होगा? पोलैंड लैंग्वेज मतलब बोल सकते हैं, लेकिन स्कूल में उनको रसियन लैंग्वेज ही में ही पढ़ाई करनी होगी। 1831 में क्या हुआ कि रसियन रूल के खिलाफ पोलिश जो थे उन लोगों ने क्या किया? आवाज उठाना शुरू किया, लेकिन उन लोगों को दबा दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ? पोलैंड के जो क्लर्जी थे, यानी कि जो पादरी थे, जो चर्च में रहते थे, और जो बिशॉप्स थे, उन लोगों ने क्या किया? जितना भी रिलीजियस काम करते थे, वे धार्मिक काम करते थे, वो सारे काम वो पोलिश लैंग्वेज में करते थे। यानी कि पोलैंड की जो भाषा है पोलिश लैंग्वेज, उसमें वे लोग सारा काम करते थे। तो इससे क्या हुआ? रसियन जो थे वो नाराज हो गए, वो गुस्सा गए, और उन लोगों ने क्या किया? बहुत सारे प्राइस्ट को, बहुत सारे बिशप्स को जेल भेज दिया और साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया जो कि एक ऐसा जगह है जहां पर कि बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो एक तरह से वहां जाना ही क्या है, एक तरह से सजा है। इतना ज्यादा ठंड होता है कि आदमी भी वहां जम सकता है। तो वहां पर उन लोगों को पनिशमेंट के लिए भेज दिया गया। इनको जो खिलाफ जा रहे थे, जैसे कि प्राइस्ट, बाइशॉप, ये लोग क्या कर रहे थे? रसियन भाषा को नहीं बोल रहे थे, बल्कि पोलिश भाषा में ही अपना सारा काम कर रहे थे। यहां पर जो पोलिश लैंग्वेज का उदाहरण दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो पोलैंड के निवासी थे, वहां के जो लोग थे, वे अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने रसियन लैंग्वेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनसे संघर्ष किया। और जब सारे लोगों ने एक साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो इससे क्या हुआ?
पोलैंड के लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जागृत हुआ। तो इसलिए आपके बुक में यह पोलिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आज का ये जो लेक्चर है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये जो आपके एनसीईआरटी बुक का अगला टॉपिक है, इसे बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का जो अगला टॉपिक है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 का ये जो ईयर था, 1830 का ये जो दशक था, ये यूरोप के लिए बहुत ही कठिनाइयों से भरा दशक था। तो आज हम लोग जानेंगे कि यूरोप में ऐसा क्या हुआ इस टाइम में कि वहां के लोगों को बहुत प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ा। तो इसे हम लोग आज इस वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 19th सेंचुरी का जो प्रथम भाग था, यानी कि फर्स्ट हाफ था, उस टाइम में क्या हुआ कि यूरोप का जो पॉपुलेशन था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगा तो इसका असर वहां के इंप्लॉयमेंट में हुआ। तो किसी भी देश में अगर हम इंप्लॉयमेंट की बात करें तो वो फिक्स होता है, लेकिन पॉपुलेशन अगर बढ़ने लगे तो इंप्लॉयमेंट लेने वालों का जो नंबर है वो ज्यादा हो गया, लेकिन इंप्लॉयमेंट बहुत कम था। तो लोगों को इस फील्ड में बहुत प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ा। और जो दूसरी बात है जो आपके बुक में लिखा हुआ है कि रूरल एरियाज में जो लोग रहते थे वो सारे लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में चले गए झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए। इससे क्या हुआ, अर्बन एरिया का जो पॉपुलेशन है वो और ज्यादा बढ़ गया। और जो तीसरी बात आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, यानी कि जो छोटे मोटे उद्योग चलाते थे, वैसे उद्योग के मालिक को बहुत कंपटीशन से होकर गुजरना पड़ा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण बहुत ही प्रचलित था, बहुत ही फेमस था। तो इंग्लैंड के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वे लोग क्या करते थे, जो चीप मशीन्स होते थे, यानी कि सस्ता मशीन से अपना गुड्स बनाते थे। कपड़ों का उद्योग जो होता था ज्यादातर, तो वो लोग क्या करते थे, कपड़ों का उद्योग को जो सस्ता मशीन होता था उससे बनाते थे। और जब वे लोग सस्ता मशीन से कोई चीज बना रहे हैं तो उसको सस्ते दामों में लोगों को बेचते थे। तो इससे क्या होता था, जिन लोगों के पास जो छोटे मोटे उद्योगपति होते थे, उन लोगों के पास तो उतने महंगे मतलब कि मशीन जो है, जो नया नया मशीन आया है वो तो नहीं होता था। तो इसलिए वे लोग बहुत ही कंपटीशन से होकर उनको गुजरना पड़ता था। यूरोप के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर कि एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावरफुल था। एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग, वो अभी भी पावरफुल थे। तो वहां पर क्या था कि जो पीजेंट्स थे, यानी कि छोटे मोटे किसान थे, उद्योग संचालित करने वाले मजदूर थे, उन लोगों को फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन, फ्यूडल ड्यूज का मतलब होता है एक तरह से टैक्स, जो कि उनको हायर स्टेट्स को देना पड़ता था। और ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कानूनी बाध्यता, यानी कि उन लोगों को एक तरह से बाध्य कर दिया गया था कि उन्हें उन लोगों का सर्विस देना है, उन लोगों के अंडर रहना है। यानी कि आम भाषा में अगर हम कहें तो एक तरह से उन लोगों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जाता था। कुछ साल ऐसे होते थे यूरोप में जब फूड प्राइसेस बहुत बढ़ जाते थे। अब फूड प्राइस क्यों बढ़ गया, खाना का जो दाम है वो क्यों बढ़ गया, तो इसका बढ़ने का जो सिंपल सा एक कारण है जो आपके बुक में लिखा हुआ है, बैड हार्वेस्ट। यानी कि जो किसान लोग जो उपज करते थे वो बहुत कम होता था, क्योंकि हो सकता है कोई मौसम के कारण या फिर हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उसके कारण उन लोगों का हार्वेस्ट यानी कि उपज उतना ज्यादा नहीं हो पाता था। तो इस दरमियान क्या होता था कि फूड प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। अब जब फूड प्राइस बढ़ गया तो वैसे लोग जो कि बहुत गरीब होते थे वे लोग नहीं एफोर्ड कर पाते थे फूड को। तो वैसी स्थिति में वहां पर हंगर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो इसलिए आपके बुक में लिखा हुआ है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1848 ये जो साल था ये भी एक ऐसा ही साल था जब फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि 1848 में क्या हुआ, यूरोप में फूड का शॉर्टेज होने लगा, यानी कि खाने की कमी होने लगी। लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे क्या हुआ, जो पेरिस के लोग थे, यानी कि फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां के जो लोग थे वे सारे लोग रोड पर आने लगे। रोड पर क्यों आने लगे, विरोध करने, विद्रोह करने। जगह जगह पर नाकाबंदी होने लगी। और अंत में क्या हुआ, आपको याद हो तो लुइस फिलिप, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया गया था, उसको भागने पर मजबूर होना पड़ा। और इसी समय क्या हुआ, नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रसभा ने एक गणतंत्र की घोषणा की, एक रिपब्लिक की घोषणा की।
21 वर्ष से ऊपर जितने भी पुरुष हैं उन सारे लोगों को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार दे दिया गया और काम के अधिकार की गारंटी दे दी गई उन लोगों को कि आपको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और यह अधिकार उन लोगों को किसने दिया? तो नेशनल असेंबली जो कि 1848 में बना था उसने उन लोगों को यह अधिकार दिया। इससे पहले अगर हम 1845 की बात करें यानी कि 1845 की बात करें तो सेलेसिया ये जो एक यूरोप में जगह है वहां के जो वीवर्स थे यानी कि बुनकर थे उन लोगों ने वहां के ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब उन लोगों ने क्यों विद्रोह किया इसे समझते हैं। जो ठेकेदार होते थे यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वे वीवर्स लोगों को कच्चा माल देते थे यानी कि रॉ मटेरियल देते थे। किस लिए? कपड़ा बनाने के लिए। और उसके बदले में वो उसे कुछ पैसे देते थे वीवर्स को, लेकिन उन लोगों को जो पैसे मिलते थे वो बहुत कम थे। तो इसलिए वहां के वीवर्स लोगों ने ठेकेदारों के खिलाफ आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया। एक जो जर्नलिस्ट थे विलियम वॉल्फ, उन्होंने ये जो सेलेसियन वीवर रिवोल्ट था उसको कुछ इस प्रकार से अपने अखबार में छापा। उसके बारे में आपके बुक में एक छोटा सा न्यूज़पेपर के कुछ लाइन दिए हुए हैं, इसे मैं पढ़ता हूं कि इन दीज विलेजेस कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। द डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। अब इसको मैं हिंदी में आपको समझाता हूं। तो ये जो जर्नलिस्ट थे विलियम वॉल्फ, इन्होंने लिखा कि इन गांवों में सूती कपड़ा बुनने का जो व्यवसाय है, जो ऑक्यूपेशन है, ये बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। श्रमिकों की हालत खस्ता है यानी कि जो श्रमिक लोग थे उन लोगों का हालत बहुत ही बुरा था, बहुत ही गरीब जैसा हाल था। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी। यानी कि जो ठेकेदार होते थे वे लोग क्या करते थे, जो वीवर्स की मजबूरी का फायदा उठाकर, यानी कि वीवर्स का नंबर बहुत ज्यादा था, संख्या बहुत ज्यादा था, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जो ठेकेदार थे उन लोगों ने उनका जो सैलरी था सैलरी में कटौती कर दी। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह यानी कि जहां पर बहुत सारे सामान रखे जाते हैं में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है दे टोर टू श्रेड्स। ये जो लिखा हुआ इसका मतलब होता है तार तार कर दिया, यानी कि कपड़े को एकदम फाड़ फाड़ कर एकदम एक उसका जो धागा था वो निकाल दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। जो ठेकेदार थे वो कहां भाग गया, अपने पड़ोसी के गांव भाग गया घर छोड़कर। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया गया। तो एक और से देखा जाए तो ये जो सैलेसियन वीवर के द्वारा आंदोलन किया गया, रिवॉल्यूशन किया गया, ये कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा दबा तो दिया गया, लेकिन सैलेसियन वीवर के अंदर नेशनलिज्म का जो फीलिंग था, देशभक्ति की जो भावना थी, जो राष्ट्रीयता की भावना थी, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया। तो इसलिए आपके बुक में ये छोटा सा इवेंट दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में ये समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो में मैं आपको 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 10 में द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स जो कि 1848 में हुआ था, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो 1848 में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थे वहां पर गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी जो समस्याएं थी ये बहुत ज्यादा फैल गई थी, जिसके कारण वहां के जो किसान थे, वहां के जो मजदूर थे, उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और इसी के समांतर यानी कि इसी के पैरेलल इसी समय यूरोपियन कंट्रीज के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे,
उन लोगों ने भी एक क्रांति शुरू कर दी थी। तो आज हम लोग जानेंगे कि उन लोगों ने किस चीज के लिए क्रांति शुरू की थी। और एक बात जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फरवरी 1848 में यूरोप में एक ऐसी स्थिति पनप गई थी कि वहां के जो राजा थे उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई थी, और इसी समय वहां पर गणतंत्र की घोषणा की गई थी। और इस गणतंत्र के द्वारा वहां के जितने भी लोग थे, यानी कि 21 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी युवा थे, उन सारे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, और साथ ही साथ रोजगार की गारंटी दी गई थी, यानी कि उन लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा, इस बात की गारंटी दी गई थी उन लोगों को। और इस समय यानी कि 1848 में यूरोप के कुछ ऐसे कंट्री थे जो कि अभी भी यानी कि उस समय तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं बने थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारे जो कंट्री थे उस समय इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं बने थे। इन कंट्रीज के जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने वहां पर एक संविधान की मांग की, यानी कि उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की, और इस कॉन्स्टिट्यूशन की मांग को उन लोगों ने नेशनल यूनिफिकेशन से जोड़ दिया। और जब उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ये जो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है इसकी मांग को बहुत आगे बढ़ा दिया। अब ये जो लिबरल मिडिल क्लास लोग थे, इन लोगों ने जो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की मांग की थी, डिमांड किया था, तो वे उसमें क्या देखना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होकर वो क्या मतलब करना चाहते थे। तो उन लोगों का जो डिमांड था वो पहला था कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और तीसरा जो था फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कोई भी लोग कहीं पर इकट्ठे हो सकते हैं, अपना एक एसोसिएशन बना सकता है। इस चीज की उन लोगों ने मांग की। जो जर्मन इलाके थे यानी कि जर्मनी के आसपास जो इलाके थे, उन इलाकों में क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी कि राजनीतिक संगठन जिसके कि मेंबर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, यानी कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल जो लोग थे वे लोग थे, बिजनेसमैन थे, प्रोस्पेरस आर्टिसियंस थे, ये सारे लोगों ने फ्रैंकफर्ट सिटी जाने का डिसाइड किया, और वहां पर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, इसके लिए उन लोगों ने वोट देने का पक्ष रखा कि हम लोग ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, इसके पक्ष में हम लोग वोटिंग करेंगे। 18 मई 1848 ये जो तारीख था, इस दिन क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसके द्वारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ये जो पार्लियामेंट था ये कहां पर लगा हुआ था, चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल जो चर्च था वहां पर यह पार्लियामेंट लगाया गया, और वहां पर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे वे सारे लोग वहां पर गए, और उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो हेड था वो एक मोनार्की था, यानी कि एक राजा था, लेकिन जो सब्जेक्ट थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट थे, यानी कि पार्लियामेंट पर आधारित थे ये सब्जेक्ट्स, लेकिन उसका हेड एक राजा था। अब जब वहां के जो डेप्यूटीज थे उन लोगों ने एक राजा जो था फेडरिक विलियम फोर, इसको जब राजा बनाने के लिए पेशकश किया, यानी कि इसको जब कहा गया कि आप हमारे राजा बनेंगे, तो इसने रिजेक्ट कर दिया, इसने इनकार कर दिया, और इसने क्या किया, जो मोनार्क्स थे यानी कि और जो राजा थे उन लोगों के साथ ये ज्वाइन हो गए। क्यों ज्वाइन हुए, ताकि इलेक्टेड असेंबली का विरोध कर सके, ये जो इलेक्टेड असेंबली बना था इसका वे लोग विरोध कर सके, इसलिए ये राजा के ये जो मतलब इसको जो पद दिया जा रहा था उस पद को इसने ठुकरा दिया, और ये और जो राजा सब थे उसके साथ मिल गए ताकि इलेक्टेड असेंबली का ये विरोध कर सके। और इसी दरमियान जब ये अपोजिशन हो रहा था, ये जो राजा लोग थे ये इलेक्टेड असेंबली का विरोध कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेसी थे, मिलिट्री थे यानी कि सैनिक थे, ये और ज्यादा पावरफुल होते गए, स्ट्रॉन्गर होते गए। और ये जो पार्लियामेंट था, इस पार्लियामेंट में ज्यादातर जो मेंबर्स थे इसके वो मिडिल क्लास के थे, और मिडिल क्लास ये जो मेंबर्स थे उन लोगों ने क्या किया, वर्कर्स जो कि मजदूर थे, जो कि आर्टिसियंस थे, उन लोगों के डिमांड को ठुकरा दिया। अब जब उन लोगों के डिमांड को ठुकरा दिया तो इससे क्या हुआ, इस पार्लियामेंट को जो सपोर्ट चाहिए था, जो मतलब कि एक तरह से समर्थन चाहिए था, वो इसने खो दिया। और अंत में क्या हुआ, बहुत सारे सैनिकों को बुलाया गया और इस सैनिक ने इस असेंबली को, इस पार्लियामेंट को भंग कर दिया। और ये जो लिबरल मूवमेंट हो रहा था, इस मूवमेंट में एक गौर करने वाली बात यह थी
कि ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट में वुमेन्स को जो पॉलिटिकल राइट है इसको और बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस मूवमेंट में जो लिबरल मूवमेंट हो रहा था, इस मूवमेंट में वुमेन्स का जो पॉलिटिकल राइट है इसे बढ़ाने से और इनकार कर दिया। तो अब क्या हुआ, जो वुमेन लोग थी, इन लोगों ने पूरे साल बहुत सारे पॉलिटिकल वर्क में पार्टिसिपेट किया था। उन लोगों ने अपना एक न्यूज़पेपर बनाया था, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए थे बहुत सारे। तो यानी कि एक तरह से वुमेन्स जो थी वो पूरी तरह से एक्टिव थी, पॉलिटिकली एक्टिव थी। लेकिन इन लोगों को पॉलिटिकल राइट बढ़ाने से जो लिबरल मूवमेंट था इसने इनकार कर दिया। और जब ये सेंट पॉल चर्च जो था, यहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लगा था, तो उस समय वुमेन को केवल एक ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर रखा गया था। जो विजिटर गैलरी होता है, यानी कि ऊपर में जो एक तरह से देखने वाला जो एक गैलरी बना होता है, तो वहां पर सिर्फ इसको एक विजिटर के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में रखा गया था, सिर्फ देखने के लिए। ये वहां पर जाकर कोई कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ एक तरह से वहां पर इसको देखने के लिए ही बुलाया गया था। अब जो 1848 का ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इसका क्या असर हुआ, इसका क्या इफेक्ट हुआ, इसको समझते हैं। तो 1848 का जो रिवॉल्यूशन था, इसको वहां के कंजर्वेटिव फोर्सेस ने, यानी कि रूढ़िवादी विचार के जो लोग थे, उन लोगों ने दबा तो दिया, सप्रेस तो कर दिया, लेकिन वे लोग पहले जैसा ऑर्डर वहां पर नहीं ला सके। यानी कि जैसा वे लोग चाहते थे कि पहले जैसा राजतंत्र हो, उसे लाया जाए, तो उसे वे लोग वहां पर नहीं ला सके। और वहां के जो राजा लोग थे, उन लोगों को यह महसूस होने लगा, इस बात का एहसास होने लगा कि ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये जो विरोध हो रहा है, इसको सिर्फ कंसेशन के द्वारा ही, यानी कि रियायत देकर ही शांत किया जा सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, 1848 के जो बाद के जो ईयर्स थे, उस दरमियान बहुत सारे जगहों पर, जैसे कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, इन सारे जगहों पर कुछ ना कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। और वेस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें, तो वहां पर तो बहुत ही पहले से, यानी 1815 के बाद से ही चेंजेज आने शुरू हो गए थे। यूरोप में कुछ जगह ऐसे थे जहां पर की दास व्यवस्था, यानी कि सर्फडॉम, और बंधुआ मजदूर, यानी कि बॉन्डेड लेबर, ये जो प्रिवेल कर रहा था, यानी कि वहां पर ये ऐसी व्यवस्था थी। तो ऐसी व्यवस्थाओं का लोग एबोलिशन करने लगे, उनका विरोध करने लगे। जैसे कि हैब्सबर्ग डोमिनेंस जो था, रसिया जो था, इन सारे जगहों पर इन सारे प्रथा का, जैसे दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, इन सारी चीजों का विरोध होना शुरू हो गया। और हैब्सबर्ग के जो शासक थे, उन लोगों ने हंगरी को 1867 में आजाद कर दिया। तो आज का ये जो वीडियो है, इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब अवश्य दूंगा। तो अगले वीडियो में हम जो आपको बताएंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसके बारे में। तो ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं एडुका हाउस। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक दिया गया है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो 1848 में यूरोप के जो लिबरल्स लोग थे, यानी कि उदारवादी विचारधारा के लोग, उन लोगों ने यूरोप में एक आंदोलन किया था। किसके खिलाफ? वहां पर जो बहुत पहले से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सिस्टम चले आ रहा था, यानी कि राजतंत्र जो चला आ रहा था बहुत पहले से, इसके खिलाफ उन लोगों ने 1848 में आंदोलन किया था। और इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि यूरोप के जो लिबरल्स लोग थे, उन लोगों ने किस प्रकार से अपनी पहचान को बनाने के लिए, एक नेशन स्टेट बनाने के लिए, अपने राइट्स के खिलाफ किस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी। और इस लड़ाई में वे लोग सफल तो नहीं हो पाए थे, लेकिन एक चीज जो कि बहुत अच्छा हुआ उन लोगों के नजर में, वो था कि यूरोप के जो बहुत सारे लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, उन लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया। यानी कि राष्ट्रीयता की भावना जो थी, ये बहुत ज्यादा फैल गया इसके बीच। वहां के जो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे, उन लोगों के बीच ये फीलिंग्स, राष्ट्रवाद की भावना
ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? जर्मनी जो था वो एक नेशन स्टेट बन पाया, यानी कि यूनिफाई हो पाया। और इसके बाद यानी कि 1848 के बाद प्रसिया, जो कि जर्मनी का ही एक पार्ट था, उसने इस पूरे यूनिफिकेशन का जिम्मेदारी लिया। यानी कि जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए प्रसिया ने जिम्मेदारी ली। और प्रसिया का जो एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क, और इसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह व्यक्ति कौन था, तो इसको कहा जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। यानी कि जर्मनी को यूनिफाई करने में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई तो वो थे वहां के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रसिया के जो आर्मी थे और वहां के जो ब्यूरोक्रेसी थे, इन दोनों के सहारे मिलकर जर्मनी को यूनिफाई किया। और आपको बता दें कि कुल 7 साल तक प्रसिया ने 3 देशों से युद्ध किया, यानी कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये जो 3 कंट्री थे, इन तीनों कंट्री के साथ प्रसिया ने कुल 7 साल तक युद्ध किया। और 7 साल के बाद वो जो प्रसिया था वो इसमें विजयी हो गया, वो इस युद्ध में जीत गया और जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। जनवरी 1871 इस दिन वर्साय में एक समारोह हुआ और इस समारोह में प्रसिया के जो एक नए राजा थे विलियम फर्स्ट, इसको जर्मनी का नया सम्राट यानी कि न्यू एम्परर बनाया गया, उसको घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 ये जो तारीख है ये जर्मनी के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। इस दिन क्या हुआ था समझते हैं। जनवरी 1871 इस दिन बहुत ठंड था, बहुत ठंड, और जर्मनी के जो बहुत सारे राजकुमार थे, सेना के प्रतिनिधि थे, यानी कि जो सेना के हेड थे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे जैसे कि ऑटो वन बिस्मार्क, ये सारे लोग मिलकर वर्साय में एक महल है जिस महल का नाम है हॉल ऑफ मिरर्स, यहां पर ये सारे लोग इकट्ठे हुए। और ये लोग क्यों आए यहां पर, क्यों इकट्ठे हुए? एक नया जर्मन अंपायर बनाया और इसका जो हेड था उसको वो किसको बनाया गया? कैजर विलियम फर्स्ट, ये जो राजा थे इसको वहां का हेड बनाया गया। और इस दिन, ये तारीख आपको याद रखना है, 18 जनवरी 1871, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख था क्योंकि इसी दिन जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था और जर्मनी एक नेशन स्टेट बना था। और आपको बता दें कि प्रसिया जो था उस समय का जर्मनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, और उसी के बदौलत, प्रसिया के बदौलत ही जर्मनी एक नेशन स्टेट बन पाया। और जब नेशन स्टेट बन गया जर्मनी, तो वहां पर बहुत सारे बदलाव किए गए और ये बदलाव जर्मनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हुआ। और ये बदलाव क्या थे? जैसे कि वहां की जो करेंसी थी उस करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, न्यू किया गया, बैंकिंग सिस्टम जो हो गया, जुडिशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स को और इंप्रूव किया गया और अच्छा बनाया गया। और ये जो प्रसिया ने इतना इंपॉर्टेंट काम किया तो इससे क्या हुआ, जितने भी और सारे स्टेट थे उन सारे स्टेट के लिए एक मॉडल के रूप में ये उभर कर आया कि प्रसिया ने ये दिखा दिया कि वो किस प्रकार से किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को यूनिफाई कर सकता है। उसने अपने ताकत के बदौलत, वहां पर जो लोग थे उनके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग थी, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना थी, और इसी भावना के बदौलत, इसी देशभक्ति की फीलिंग्स के बदौलत प्रसिया ने जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। तो आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के माफ कीजिएगा, इटली के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं एड्यूका हाउस। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इटली जब यूनिफाई नहीं हुआ था तो उससे पहले की स्थिति वहां पर कैसी थी। तो जैसा कि आपके बुक में 2 मैप्स दिए हुए हैं, पहला मैप 1858 के पहले का है, यानी कि जब इटली यूनिफाई नहीं हुआ था, और दूसरा मैप इटली के यूनिफिकेशन के बाद का है। तो पहले वाले मैप को अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इटली अनेक अनेक छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, यानी कि यूनिफाई होने से पहले अलग अलग स्टेट्स में
इटली बटा हुआ था और हर एक स्टेट का अपना एक अलग शासक था। तो जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि इटली कुल 7 भागों में बटा हुआ था और जिसमें कि केवल सार्डिनिया पिडमोंट, ये जो स्टेट है सार्डिनिया पिडमोंट, केवल इसी स्टेट पर इटालियन प्रिंसली हाउस यानी कि इटली का एक राजकुमार जो था उसका शासन चलता था, केवल एक ही स्टेट पर, कुल 7 स्टेटों में। यदि हम नॉर्दर्न इटली की बात करें तो वहां पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग इसका शासन चल रहा था। अगर हम सेंट्रल इटली की बात करें तो वहां पर पोप का शासन चल रहा था और इटली का जो सदर्न भाग था, दक्षिण भाग, वहां पर बुर्बन किंग, कहां के बुर्बन किंग? स्पेन के जो बुर्बन किंग थे उनका शासन सदर्न इटली पर चल रहा था। यानी कि कुल मिलाकर पूरे इटली पर अलग अलग शासकों ने कब्जा किया हुआ था। और यहां तक कि इटालियन लैंग्वेज जो है, इटली की जो भाषा है, वो भी पूरे इटली में एक जैसा नहीं था। यानी कि अलग अलग जगहों पर इसमें कुछ वेरिएशन आते थे, कुछ विभिन्नताएं होती थी लैंग्वेज में भी। तो ये था इटली के यूनिफाई होने से पहले की पृष्ठभूमि। यानी कि इटली जब यूनिफाई नहीं हुआ था तो उस समय वहां पर कैसी स्थिति थी। तो इसको आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा जब आप इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में लिखेंगे। इटली को यूनिफाई करने में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जिसमें कि पहला नाम है गैसिपी मेजनी का, दूसरा काउंट कैमिलो डी कैवूर और तीसरा गैसिपी गैरिबाल्डी। इन तीनों लोगों के बदौलत ही इटली यूनिफाई हो पाया। आज हम लोग जानेंगे कि इन तीनों का क्या कंट्रीब्यूशन था, इन तीनों ने ऐसा क्या किया, इन तीनों का क्या योगदान था इटली को यूनिफाई करने में। तो सबसे पहले गैसिपी मेजनी के बारे में जानते हैं। तो गैसिपी मेजनी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारे लेक्चर नंबर 6 में जाकर जान सकते हैं। 1830 के दरमियान गैसिपी मेजनी ने यूरोप में कई सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिससे कि वे इटली को यूनिफाई कर सके। जैसे कि उन्होंने कई सारे सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, जिनमें से जो 2 इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी है उनका नाम है यंग इटली, जो कि मार्सिल्स में बनाया गया था, और दूसरा यंग यूरोप, जो कि बर्न में बनाया गया था। बर्न यानी कि स्विट्जरलैंड का कैपिटल। और इसके बारे में, ये जो 2 सीक्रेट सोसाइटी हैं, इसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको नाम लिखने कह दिया जाएगा कि नेम द सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म बाय द गैसिपी मेजनी। तो यहां पर आपको ये दोनों सीक्रेट सोसाइटी का नाम लिखना है। तो इससे बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था इनका कुछ कंट्रीब्यूशन, इन्होंने इटली के लिए क्या क्या काम किया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में ड्यूक मेटरनिक के बारे में बताया था। ड्यूक मेटरनिक जो थे ये एक कंजर्वेटिव विचारधारा के थे, यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा के थे। इन्होंने गैसिपी मेजनी को कहा था कि गैसिपी मेजनी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनकी विचारधारा गैसिपी मेजनी से पूरी तरह अलग था, पूरी तरह विपरीत था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनका नाम है काउंट कैमिलो डी कैवूर। ये जो काउंट कावूर थे, ये पहले तो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे, और बाद में जाकर 1852 से लेकर 1860 तक ये वहां के प्राइम मिनिस्टर रहे। अब इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। तो काउंट कैमिलो डी कैवूर जो थे, इन्होंने फ्रांस के साथ एक संधि कर लिया, और ये बहुत चालाक थे, बहुत तेज दिमाग के थे। इन्होंने संधि इसलिए किया ताकि फ्रांस जो है वो इससे युद्ध नहीं लड़े। और इसका नतीजा क्या हुआ? 1859 में जो सार्डिनिया पिडमोंट था, यानी कि इटली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा सार्डिनिया पिडमोंट, इसने क्या किया? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया और इटालियन यूनिफिकेशन को कंप्लीट कराया। तो एक तरह से देखा जाए तो काउंट कैमिलो डी कैवूर जो थे, इनका दिमाग बहुत तेज था। इन्होंने अपने दिमाग के बदौलत क्या किया? फ्रांस के साथ एक संधि कर लिया था, जिसके बदौलत ये युद्ध को जीत पाए और यूनिफिकेशन को करा पाए। और इसके बाद जो अगला नाम आता है वो नाम है गैसिपी गैरिबाल्डी का, और इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। आपको बता दें कि 1833 ये जो ईयर था, इसी साल गैसिपी गैरिबाल्डी गैसिपी मेजनी से मिलने गए। क्यों मिलने गए? ताकि वे यंग इटली यानी कि जो सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने बनाया था गैसिपी मेजनी ने, उसमें जाकर ये मिल सके। और ऐसा ही हुआ,
1834 में जो सार्डिनिया पिडमोंट में रिपब्लिकन अपराइजिंग हुआ था, यानी कि रिपब्लिकन आंदोलन किया गया था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। यानी कि एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। 1854 की अगर हम बात करें तो इस साल जो गैसेपी गैरिबाल्डी थे, ये इन्होंने क्या किया, वहां के जो राजा थे, कहां के राजा, इटली के राजा विक्टर एमेनुअल सेकेंड, इसका सपोर्ट किया इन्होंने, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा हेल्प किया। और विक्टर एमेनुअल सेकेंड जो थे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने भी इटालियन यूनिफिकेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। 1867 में इन्होंने अपना एक आर्मी बनाया और इसके आर्मी को कहा जाता था रेड शर्ट। ये जो लाल कुर्ती की सेना थी, इस सेना के बदौलत वे सदर इटली चले गए, जहां पर कि स्पेन के बुर्बन किंग का शासन था। तो ये वहां पर गए अपनी सेना के साथ, रेड शर्ट सेना के साथ, और वहां पर उसको हरा दिया। यानी कि बुर्बन डायनेस्टी के जो शासक थे उसको वहां पर उन्होंने हरा दिया और सदर इटली को अपने अंडर कर लिया। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका। और इसके बाद इटालियन यूनिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो इवेंट था ये 1860 का है। इस साल जो इटली के आर्मी थे, यानी कि सैनिक थे, ये सारे लोग अपनी सेना के साथ हथियार लेकर सदर इटली चले गए। और सदर इटली में सबसे पहले वहां के जो पीजेंट्स लोग थे, जो कॉमन लोग थे, उन लोगों का सबसे पहले सपोर्ट हासिल किया, समर्थन हासिल किया। और उसके बाद जो किंगडम ऑफ बोथ सिसिली है, अगर आप मैप में देखें तो आप देखेंगे कि ये जो किंगडम ऑफ बोथ सिसिली है, यहां पर जो स्पेनिश रूलर बुर्बन डायनेस्टी का शासन चल रहा था, इसको जाकर समाप्त कर दिया, उसको हरा दिया। और यह काम किसने किया, तो इटली के जो आर्मी थे, वहां के जो सैनिक थे, उन लोगों ने मिलकर सबसे पहले स्पेनिश के रूलर यानी कि बुर्बन डायनेस्टी को समाप्त किया। तो यह सबसे पहला इवेंट 1860 में हुआ था। दूसरा जो इवेंट था जो कि 1861 का है, इस साल क्या हुआ था, विक्टर एमेनुअल सेकेंड को यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया गया। तो यह आपको याद रखना है, किसको राजा बनाया गया, याद रखना है आपको, विक्टर एमेनुअल सेकेंड को। और कब बनाया गया था, 1861 में। इसके बाद जो बाकी सारे स्टेट्स थे, जैसे कि टस्कनी, मोडेना, पर्मा, पेपल, ये सारे स्टेट्स बाद में जाकर सार्डिनिया पिडमोंट से मिल गए, उसके साथ संधि कर लिया गया और बाद में ये सारे एक हो गए। और मार्च 1860 यहां तक आते आते जितने भी स्टेट्स थे, ये सारे स्टेट्स पूरे इटली के अंडर आ गए। यानी कि इटली जो था वो पूरी तरह से यूनिफाई हो चुका था। और 1871 की अगर हम बात करें तो इटली की जो कैपिटल है रोम, ये इटली के साथ आकर ज्वाइन हो गया था। यानी कि जो पूरी तरह से यूनिफिकेशन कंप्लीट कब हुआ था, 1871, 1871 में। और इस साल क्या हुआ था, रोम जो था यानी कि इटली का जो कैपिटल है, ये इटली के साथ आकर मिल गया था। तो इस प्रकार से यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मैं आपको द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ये जो टॉपिक है ये बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।